नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के बारे में। उनकी राजनीति जो उनके वादे जो सुनने में तो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन हकीकत कुछ और ही बयान करती है। क्या सच में केजरीवाल जनता के मसीहा हैं या सिर्फ एक और पॉलिटिकल गिमिक? तो इस चर्चा की हम लोग शुरुआत करते हैं। मैं आपका इंट्रोडक्शन करा देता हूँ हमारे पैनल से। हमारे मेरी बाईं तरफ बैठे हुए हैं केशव जी, और उनके साथ बैठे हुए हैं संतोष जी। दोनों पॉलिटिकल मामलों के अच्छे जानकार हैं और दिल्ली के डेवलपमेंट्स पर, पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स पर एक गहरी नज़र रखते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं इस डिस्कशन को। स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाते हैं और देखते हैं केजरीवाल जी की पॉलिटिकल जर्नी स्टार्ट कैसे हुई थी। अन्ना आंदोलन के बारे में, जन लोकपाल से, उसके बाद हम यहाँ तक की जर्नी में शराब घोटाले को देखते हैं फाइनली, और भी बहुत सारी चीज़ें, उनका शीश महल और बहुत सारी चीज़ें जो इसमें आए हैं। इस पर आप अपने ओपनिंग रिमार्क्स से आप शुरू कर सकते हैं किशोर जी। देखिए, ये वैसे तो आपने बहुत ही एक लंबी चर्चा की शुरुआत की है, क्योंकि केजरीवाल के छलावे भी हैं इसमें, केजरीवाल के कार्यशैली भी है इसमें आ जाता है, और केजरीवाल के अब तक के कारनामे भी आ जाते हैं, जिसमें कि जिसका आपने जिक्र किया शराब घोटाले के रूप में, या वन ऑफ द घोटाले आप कह सकते हैं। तो खैर, अगर आप वाकई में पूछेंगे तो काम तो मुझे नहीं दिखता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हम सब ने शीला दीक्षित के टेनियर को भी फेस किया है। एटलीस्ट मुझे तो 2 टर्म उनके यहाँ पे, उनके शासनकाल में दिल्ली में रहने का मौका मिला, मैं रहा, और अब मैं लगभग 2 टर्म इनका भी देख चुका हूँ। जितनी खूबसूरती से शीला दीक्षित जी ने दिल्ली को सजाया था या बनाया था कह लें, या दिल्ली को एक राष्ट्रीय स्तर पे या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे एक राजधानी का जो एक रूपरेखा होनी चाहिए, या राजधानी की जो एक भावभंगिमा होनी चाहिए, वो तो उन्होंने अचीव किया था। चाहे वो ग्रीनरी से हो, चाहे वो रोड क्रॉस करने के लिए एस्केलेटर्स का लगना, चाहे वो तमाम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स विदाउट हैविंग एनी कॉन्फ्लिक्ट विथ LG, be it UPA 1 or 2, doesn't matter. And never even advertising it too much. Advertising it too much also. She was, which caused the fall of Sheila Dikshit. exactly, because she was not in a marketing gimmick, Yeah. कि करो कुछ और बोलो कुछ। और अगर आप केजरीवाल की आप बात करें पूर्णतया, तो इनका टोटल गिमिक है, टोटल फोकसबाजी कह लीजिए आप, प्रचारों के थ्रू ही सरकार को चलाना। काम तो कुछ नहीं हुआ है, क्योंकि मैंने खुद सड़कों पे देखा है, सड़कों के हालात बहुत बुरे हैं। कॉलोनियों के अंदर जो सड़कें हैं वो टूटे हुए, लोग कीचड़ों में चलने को मजबूर हैं। तो काम तो नहीं हुआ है, ये तो फॉर श्योर। इनफैक्ट आज अलीगंज करके एक जगह है, वहाँ की झुग्गी या कॉलोनी कहिए, की एक रिपोर्ट देखी मैंने, जिसमें कि कोई फैसिलिटी नहीं है। इनफैक्ट ना बिजली है, ना पानी है, यहाँ तक कि टॉयलेट की भी कोई व्यवस्था बिल्कुल नहीं है। और ये मैं और आप नहीं बता रहे, उनकी ही सहयोगी रही स्वाति मालीवाल जी। आप देखिए पिछले दिनों के जो एपिसोड्स रहे हैं उनके, जो उनके ट्वीट, जो उनके वीडियोस आए हैं ट्विटर के ऊपर, और हम जो मीडिया चैनलों ने दिखाया भी है, वो ये है कि उन्होंने दिल्ली की बदहाली को शो करने का। आप एक तरफ कहते हैं कि मैं करप्शन हटाने आया हूँ, करप्शन में आपकी पूरी मंडली जेल में पाई जाती है। आपके आज तक के नेता पता नहीं किस किस कांड में सम्मिलित नहीं पाए गए। आपका लॉ मिनिस्टर फर्जी लॉ डिग्री लेके बैठा था, जिसको बाद में कोर्ट के थ्रू जेल जाना पड़ा। आपके लोग राशन कार्ड बनाते हुए पकड़े जाते हैं, अब वो भी चर्चा बहुत चर्चित है, तो उसमें नहीं जाना चाहेंगे। ऐसे बहुत सारे केस और बहुत सारे आरोपों से घिरी हुई ये पार्टी है, जो अपने आप को कहती थी। और इतनी आरोपों के साथ भी केजरीवाल का व्यक्तित्व बहुत ज्यादा अहंकारी लगता है। समहाउ उसका क्या कारण है मुझे पता नहीं, लेकिन वो एक तानाशाह, एक डिक्टेटर की तरह अपनी पार्टी में भी नजर आते हैं। वो हर जगह मैं उनके प्रभाव को देखता हूँ। उनकी पार्टी की जो व्यवस्था है उसमें केजरीवाल के अलावा दूसरा चेहरा जो भी है, चाहे वो मनीष सिसोदिया, दूसरा चेहरा है ही नहीं। तो वो मतलब दूसरा चेहरा कहने को अपरोक्ष रूप से है, लेकिन वो कब तक है इसकी कोई गारंटी नहीं है। मतलब अगर आप पार्टी में डेमोक्रेसी की बात करते हैं और फिर अपने आप को इस्टेब्लिश करते हैं परफेक्ट डिक्टेटर की तरह, तो अजीब नहीं लगता। संतोष जी, क्या कहना है आपका इसके बारे में? देखिए, केजरीवाल का अगर राइजिंग देखें फ्रॉम बिगिनिंग, तो पहले तो एक
एनजीओ कार्यकर्ता थे, बहुत सारे एनजीओ से उनका रिलेशन था, जो उसमें कि बहुत बड़े फोर्ट से रिलेटेड एनजीओ थे। उसके बाद वो आया अन्ना आंदोलन में, जहाँ से उनका एक रियल उद्गमय या फिर राइजिंग कह सकते हैं जी। जो चालू हुआ। उन्होंने वहाँ से 2013 से लेकर के अभी तक जितने वादे किए, जितने भी प्रोमिसेस किए, या जितनी अपने बारे में व्यक्तिगत जो बयान दिए, उन्होंने किसी चीज़ को फॉलो नहीं किया है। राइट फ्रॉम बिगनिंग उन्होंने कहा मैं कभी पॉलिटिक्स में नहीं जाऊँगा, पहला मैं सिर्फ जनता के लिए यहाँ पे आंदोलन में हूँ। 1 साल बाद पॉलिटिक्स में थे। पॉलिटिक्स में आने के बाद जब उन्होंने बोला कि मैं सिर्फ यहाँ पे जनता की दबाव में आया हूँ, जनता की सेवा करने के लिए आया हूँ, जनता के सरकार के द्वारा दिए गए किसी भी बेनिफिट का फ़ायदा नहीं के लिए लूँगा। जनमत कराया करते हाँ, मतलब जनता के लिए मैं कुछ भी करूँगा, लेकिन उनके उनके सरकार द्वारा दिए गए किसी भी फैसिलिटीज़ को मैं नहीं लूँगा, ना गाड़ी लूँगा, ना बंगला लूँगा। सब अब देखो शीश महल नहीं बनाया, बताइए जहाँ पे। पता नहीं जनमत संग्रह उन्होंने कराया हाँ, था कि नहीं। अब एक एक पॉइंट बता रहा हूँ, एक एक पॉइंट बता रहा इससे हूँ। भी बड़ी बात मैं आप ही की बातों में एक बात जोड़ दूं अपनी। शीश महल बनाया ये इम्पोर्टेंट नहीं है, सवाल ये कि किस समय बनाया, किस काल समय में बनाया, जब मजदूरों के पास उनके लिए व्यवस्था नहीं थी। उस कोविड की महामारी के काल में, तब बनाया। हाहाकार के काल में उन्होंने अपने शीश महल का निर्माण किया। मैं उनके और कितने बयान मुझे याद है। हाँ। अगर अलीगंज वाली आज रिपोर्ट में देख के आ रहा हूँ, तो उस शीश महल में तो उनको नींद नहीं आनी चाहिए थी। मैं वही कर रहा हूँ कि उनकी जो एक एक कपाती ठंड में जिस तरीके से उस मोहल्ले के लोग या उस झुग्गी के लोग रह रहे हैं, वैसे में केजरीवाल जी को तो उस शीश महल का सुख नहीं मिलना चाहिए। तो आप देखिए जहाँ से जितनी बातें उन्होंने बोला शुरुआत में, जब वो पॉलिटिक्स में नहीं थे, पॉलिटिक्स में आने के बाद जितनी बातें बोले वो सब उसका उल्टा, किसी चीज़ को उन्होंने फॉलो नहीं किया। उन्होंने लोकपाल के लिए अपना मतलब उनका जो आंदोलन चालू किया लोकपाल के लिए, सरकार तो बहुमत किया, उस बहुमत का उससे बहुमत आज तक किसी को नहीं मिला है। इंडियन हिस्ट्री देखे संविधान में तो किसी को भी नहीं मिला है। 98% वोट मिला है उनको, 99%, 97% वोट मिलता में सीट्स मिल रहे हैं। आपको क्या चाहिए था लोकपाल बनाने के लिए? और दो टर्म आपके पास चला गया इतने बारे सीट के बाद, एक लोकपाल नहीं बना। दूसरा उन्होंने बोला था, मुझे आज ही मैंने भाषण सुना था उनका, जब वो 2013 में पहला बार चुनाव जीते, जब प्रचार कर रहे थे, तो जनता के बीच उन्होंने बोला कि मैं हर एक विधानसभा में का जो बजट होगा, मैं बजट बंदे के नाम पे नहीं दूंगा, जिस विधानसभा विधायक होगा वो विधायक के नाम पर सिर्फ रहेगा, लेकिन उसके खर्चा पानी, जो उसका रसीद होगा, खर्चा होगा, उसकी जो खर्चे का जो प्रोसीजर होगा, जो उसकी पॉलिसी होगी, सब वहाँ की जनता डिसाइड करेगी। बताइए 10 साल हो गया। हाँ, परफेक्ट डेमोक्रेसी। आप बताइए कि कितना फॉलो किया गया है। जो भी उन्होंने बोला सारा छलावा था, सारा का सारा छलावा। मुझे केजरीवाल के इस पतन पर जो सबसे दुखदाई चीज लगती है, जो which I get personally affected, I'm telling you, is कि जो एक मिडिल क्लास जो एक करप्शन से त्रस्त माहौल में रह रही थी, वो जो एनडीए का यूपीए का जो एक वो दौर था, जिसमें कि तरह तरह के रोज के बेसिस पे घोटाले आते थे, केजरीवाल बिल्कुल एक नई ताजी हवा की तरह आए थे, झोंके की तरह। हर कोई उनसे इतनी आस उम्मीद लगा करके बैठा हुआ था। इनफैक्ट कितने लोगों को मैं जानता हूँ जो आज मुंह भर के उनको गालियां देते हैं। उन्होंने 10,000, 20,000, 50,000 रुपए उनके फंड में कंट्रीब्यूट किया था चुनाव लड़ने के जो लिए, हमेशा अनवांटेड रहा, जहाँ तक मुझे चुनाव लड़ने के नाम पे, चुनाव लड़ने के नाम पे। मतलब ये जो डिसइल्यूजनमेंट है एक जनरल जनता का, वो ज्यादा बड़ा लॉस मुझे दिखता है कि अब मुझे मेरे सामने कोई नया मसीहा खड़ा होकर के अगर ये क्लेम करता है कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, सब कुछ साफ कर दूंगा और मेरे आने से राम राज्य आ जाएगा, तो उस मसीहा का जो मरना है वो मुझे लगता है कि अपने आप में बहुत बड़ी त्रासदी है कि हमारे सामने कोई दूसरा बेंचमार्क जो भी है, मैं उसको ऐसे देखूंगा कि वो किसी ए लेवल पर है। अब जो दूसरा थोड़ा भी बेहतर है, तो अगर वो प्रोग्रेसिवली 10% भी बेटर है, तो मेरा यार्डस्टिक यही रह गया, मेरा यार्डस्टिक बदला नहीं। मतलब जो आमूलचूल परिवर्तन की एक हम ख्वाहिश रखते थे कि ये यहाँ पहुंच जाएगा, वो वहीं पर खड़ा रह गया। उससे थोड़ा सा चलिए बोलते हैं बीजेपी का राज हो, योगी जी का राज हो,
लेकिन बेस लाइन हम किसको बना के चल रहे हैं कि ये कांग्रेस के उसको, हमको कोई नया बेस लाइन जिसकी उम्मीद थी कि केजरीवाल खींच करके उसका उल्टा हुआ है। एक्चुअली क्या हुआ, मैं आपकी बात को ही आगे बढ़ाता हूँ। आपने बहुत सही बात, एक्चुअली ये बात मैं भी कभी कभी सोचता हूँ कि क्या अब हमें एक उम्मीद मिली थी जी। जो केजरीवाल ने दिखाई थी कि हम राजनीति को साफ करने आए हैं, ये ही उनका वक्तव्य था। अगर अलग मैं- राजनीति करना अगर मैं तो बहुत उनको भरोसा था जिस अगर बात मैं पे। उनको कोट अनकोट बात करूं तो उनकी बातें यही थी कि हम राजनीति को बदलने आए हैं। जी। ये एक बहुत बड़ा नुकसान है। केजरीवाल जी का तो खैर कुछ भी नुकसान नहीं है, केजरीवाल तो गेन में ही है, हर चीज़ उनको मिल गई जिनके वो हकदार नहीं थे। लेकिन ये जनता के रूप से बहुत बड़ा, क्योंकि अब दोबारा कोई ऐसा विश्वासघात है। दोबारा कोई ऐसा प्रयास करेगा नहीं, क्योंकि लोग उसको मानेंगे केजरीवाल ही नहीं। केजरीवाल से जोड़ के देखेंगे कि ये भी वही निकलेगा जो केजरीवाल निकला। सपनों का मर जाना। एक और मैं इसी बात में एक और बात, उम्मीदों का मर जाना। इस बात को आगे लेके जाना चाहूँगा यहाँ से। प्रशांत किशोर कमोबेश ऐसी ही कोशिश कर रहे हैं बिहार में। अगर आप ठीक से हाँ, देखेंगे, बिल्कुल, बिल्कुल। अगर आप उनकी बातों को देखेंगे कि अपने लिए नहीं अपने बच्चा के लिए खड़ा होइए, ये कह रहे हैं प्रशांत किशोर आज बिहार में जाके। ये वही प्रशांत किशोर हैं आज उनके ऊपर लोग क्या कहते हैं, जब 2016 में लालू और नीतीश को मिला के जब स्ट्रेटजी बना रहे थे तब बच्चा का याद नहीं आया था बिहार का। आज न लालू की तरफ हैं, आज नीतीश की तरफ हैं, तो आज आप कह रहे हैं कि अपना बच्चा के लिए खड़ा हुई। आज लोग उनको दूसरा केजरीवाल कह के पुकार रही है कहीं न कहीं, और इसीलिए शायद उनको सक्सेस भी जिस तरह से मिलता, अगर वो नहीं एकदम मिलेगा। fresh commodity नहीं मिल होते, रहा है। देखिए ये एक रास्ता था जिसके उन्होंने सबके रास्ते बंद कर दिए। एग्जैक्टली दोबारा अब जनता अगर कोई भी ऐसे वादे आके करता है तो उसको सीधा यही बात कहेगी कि ये भी केजरीवाल 2.0 निकलेगा। जो मुझे पर्सनल थॉट है ना केजरीवाल के ऊपर, दो तरह से, एक पार्टी के ऊपर से अगर पॉलिटिकल की सोच के रखूं तो वो धूर्त पॉलिटिकल आदमी है, धूर्त, उसको चालाक नहीं कहूँगा, धूर्त है। पर्सनल पॉइंट से बोलूँ कि पर्सनली वो कैसे हैं, तो ऐसा कोई सगा नहीं जिसको उसने ठगा नहीं। हाँ, मतलब वो वही टेम्पलेटेड पॉलिटिशियन है जिस टेम्पलेट में हमने आज तक पॉलिटिशियंस को देखा है। और ज्यादातर जो मक्कार टाइप के जो एक एकदम छोटे से बैकग्राउंड से उठ के आते हैं, किसी भी तरीके से सच झूठ बोलकर एक पद को हासिल करते हैं और फिर उसका जम के दुरुपयोग करते हैं अपने खुद के फायदे के लिए, अपने परिवार के फायदे के लिए, अपने साधु के फायदे के लिए। अब इसी पे एग्जाम्पल चलता हूँ, मैं एग्जाम्पल बताना चाहता हूँ। हम सभी लोगों ने गेम ऑफ थ्रोन्स सीरियल देखा होगा, उसमें दो कैरेक्टर हैं, एक सर्सी और एक लिटिल फिंगर। दोनों का रोल इतना गंदा रोल है, मैं जो लिखा गया है वो कहीं ना कहीं दोनों का मिक्स केजरीवाल है, जिनका एक ही औचित्य है गद्दी जाना, गद्दी पे आना। उसके आगे पीछे कोई पॉलिसी नहीं, कोई ग्लानि नहीं, कोई आत्ममंथन नहीं, बस गद्दी चाहिए। अब कैसे, सब कुछ उनके ऊपर है। तो केशव जी इस बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए कि उनके तो वादों की एक फहरिस्त है, लंबी चौड़ी, जो उन्होंने जनता से की है। पहले तो हमने जो अंश में जो हमने अभी तक डिस्कशन किया है जिस भाग में, उसमें तो हमने ये किया कि केजरीवाल जी का चरित्र चित्रण और हम कितने अफेक्टेड हैं एज अ मिडिल क्लास, उनके अपने मॉरल से गिर जाने की वजह से जो हमारी उम्मीदें, हमारे सपने मरे उनके साथ, उसकी वजह से तो अंदर से आदमी विक्षिप्त महसूस करता ही है जब भी उनको देखता है टीवी चैनल। एक गुस्सा है, एक आम जनमानस के दिल में ये गुस्सा है कि इस बंदे ने हमें छला है, हमें छला है। और दुख जानते किस बात का है? दुख इसलिए ज़्यादा है क्योंकि उससे उम्मीदें थी। एग्जैक्टली दुख इसीलिए होता है कि उम्मीदें थी और वो उससे ज़्यादा उल्टा निकला वो। और इसी चीज को थोड़ा सा क्या करते हैं कि डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए हमने केजरीवाल जी का चरित्र चित्रण एक तरीके से सबको पता है वो हमने क्या नया किया है, जिन्होंने भी उनको ढंग से देखा है उनको पता ही है। अब हम लोग आते हैं एक एक करके उन मुद्दों पर, अगेन जिनकी वजह से, जिन मुद्दों की वजह से इस केजरीवाल ने सिर्फ और सिर्फ जो लोग उसके कांटेक्ट में थे उतनों को, या मान लीजिए वो दिल्ली के अगर चीफ मिनिस्टर हैं, दिल्ली में या आंदोलन हुआ तो दिल्ली एनसीआर या आसपास के 2-3 राज्य पकड़ लेते हैं, सिर्फ इतने लोगों का नुकसान नहीं किया। उनकी जो ये पॉलिसी है फ्री बिजली, फ्री पानी, आज कहीं ना कहीं वापस से एक जयललिता का दौर था, एक बीच में जो करप्ट पॉलिटिशियंस की गिमिक्स की तरह से जो चीजें देखी जाती थी, आज वो ऑनेस्ट पॉलिटिशियंस का कंपल्शन बन गया है। अपने आप को वोट बैंक
अगर आपको वोट चाहिए तो आपको फोकट में कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? देखिए इसमें कोई ये एक गलत चीज़ नहीं है कि अगर आप आखिरी पायदान पे खड़े व्यक्ति को कोई लाभ पहुंचाना चाहते हैं और उससे उसकी ज़िंदगी में थोड़ी सी सुधार होती है, वो बंदा भी, वो व्यक्ति भी अगर अपने आप को अपलिफ्टेड महसूस करता है उस श्रेणी में आके, या उसको लगता है कि हाँ सरकार मेरे लिए भी सोच रही है, इन टर्म्स तो ऑफ बेसिक नेसेसिटी। मैं उसको बुरा नहीं मानता। ये ज़रूरी है क्योंकि हर इंसान उतना क्या कह सकते हैं, प्रिविलेज नहीं है जिसको ऊपर वाले ने इतनी नेमतें दी हों जिसकी वजह से वो आज अच्छे से खा पी रहा है। बहुत ऐसे लोग हैं जिनकी आज भी बेसिक ज़रूरतें पूरी नहीं हो पा रही। तो इसके लिए अगर सरकार थोड़ा मदद करती है तो इसमें कोई मुझे नहीं लगता हर्ज है। और ये मुझे लगता है ये पूरे वर्ल्ड वाइड होता है कि आखिरी खरे पायदान पे व्यक्ति को कुछ ना कुछ दिया जाता है। इसी पे आपको एकदम ऐड करना चाहता हूँ, ये एक्चुअली सरकार का मेन औचित्य है। ये मतलब उनका मेन कार्य है कि किस ढंग से एक नीचे तबका को लेके उनको हम कैसे केयर करें, ये मेन है। अब आप कंटिन्यू कर सकते हैं। सो बेसिकली ये ठीक है, इसमें कोई तो, लेकिन क्या होता है कि जब राजनीति उसी के इर्द गिर्द घूमने लग जाती है तब वो आखिरी व्यक्ति को लाभ पहुंचाना कम, ब्लैकमेलिंग ज़्यादा लगने लग जाता है। हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं मिडिल क्लास को, और मैं इस बात को लाना चाहता हूँ, जो भी खर्च करें, चाहे वो केजरीवाल करें या मोदी जी करें, कोई भी करें, टैक्स के पैसे सबसे ज़्यादा हमसे एग्जैक्टली ये आपको पता है क्यों चुभ रहा है ये, या मुझे क्यों चुभ रहा है, या किसी को भी क्यों चुभेगा कि मेरे टैक्स के पैसे से ये चीज़ें हो रही हैं, जो अमूमन एक आम टैक्स पेयर कहता मिलता है आपको सड़कों पे कि अरे सरकार कर क्या रही है, मेरे ही पैसों से तो ये कर रही है, या इस तरह के जो भी चल, वो इसलिए कहता मिलता है क्योंकि वो भी ये देख रहा है कि मेरे पैसों का दुरुपयोग हो रहा है, उपयोग नहीं हो रहा है। अगर आप टैक्स पेयर से पूछेंगे कि क्या आप आपके दिए हुए टैक्सों का जो उपयोग है आप उससे खुश हैं, तो कोई ये नहीं बोलेगा कि मैं उपयोग भी नहीं होने चाहता हूँ या मेरे पैसों का। केजरीवाल जी जिनको हम डिस्कस कर रहे हैं अभी, इन्होंने क्या किया कि लोग ये काम करते थे, इसके बेसिस पे वोट लेते रहे। एग्जैक्टली इन्होंने डंका पीटा, नगाड़ा बजाया, हर जगह एडवर्टीजमेंट किया और लोगों को खुले मंच पर एक तरीके से ब्राइब किया, घूस दिया। और लोगों ने, मुझे लगता है कि 10 सालों का जो इनका कार्यकाल देखें तो एक जो पिछले 10 साल कहूँगा, पहले वाला टर्म तो खैर ठीक है, वो छोटा सा जो भी किया इन्होंने, जो ये जो 10 साल के टर्म में 2 बार इन्होंने, मुझे लगता है इन्हीं मुद्दों पर ज्यादातर फोकस करके चुनाव को जीता है। तीसरे टर्म में जब अभी वाला जो चुनाव पर ये वाला जो दिल्ली का इलेक्शन है, इसमें जो क्या होने जा रहा है, क्या ये मुद्दे फिर चलेंगे? तो अगर दिल्ली इलेक्शन की आप बात कहें तो दिल्ली इलेक्शन इस बार बहुत रोमांचकारी है। हालांकि वो लगता पिछली बार भी था बट समहाउ वो हो नहीं पाया, बट इस बार मिजाज बदले से है, इसमें कोई शक नहीं है कि केजरीवाल इससे कमज़ोर कभी नहीं थे, इससे पहले इतना कमज़ोर तो मुझे नहीं लगता कि कभी केजरीवाल दिखे। और वो उनके अब बातों से, उनकी कार्यशैली से, उनके बॉडी लैंग्वेज से भी दिखने लग गया है। अब जैसे कि आज उनका एक बयान है जिसमें उन्होंने ये कहा कि हरियाणा की गवर्नमेंट ने दिल्ली जमुना की पानी में जहर मिलाया है, जमुना की पानी में, और इसलिए हमने जमुना का पानी रोक दिया। शर्मा जी का कोई एक वीडियो भी है जिसमें वो अरविंद केजरीवाल के कटआउट को जमुना के अंदर डाल रहे हैं। वो स्नान के कुंभ स्नान उधर हो रहा है तो इनका स्नान कर रहा है तो कहने को, तो अब सोचिए कि एक इंसान कितनी बड़ी बात, और अगर आप उससे जाएंगे कि आपके पास क्या सबूत है जो आप इतना बड़ा लांछन लगा रहे हैं किसी भी सरकार पे। हरियाणा की सरकार भी चुनी हुई सरकार है, इसका मतलब आप सरकार पे नहीं लगा रहे हैं, आप कहीं ना कहीं वहाँ की जनता पे लगा रहे हैं, और वो भी ऐसा दुस्साहस की जहर मिलाया, पॉइजन। ये अपने आप में दुस्साहसी तो नहीं बोलूंगा इसको मैं, उनका दुस्साहस और नटखट है, दोनों साथ चलता है। ये तो एक मतलब क्या बताऊं, यही तो एक ये मैं बोलूं ये नीचता की हद है, ये नीचता की हद है। मतलब ये होता ना कि अगर हम किसी और शब्दों में चोरी को किसी और शब्दों में अगर हम चोरी को अगर किसी और शब्दों में डिस्क्राइब करें तो वो चोरी नहीं रहेगी, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं, चोरी ही रहेगी। बस बात वही है, उन्होंने जिस हिसाब से लोगों पे लांछन लगवाए हैं, फिर बाद में लिखित में माफ़ी मांग के आए हैं उनके घरों पे, उनके भी हम लोगों ने तस्वीरें देखी हैं। तो खैर ये अपने आप में, अगर उनके अंदर थोड़ी सी भी शर्म होती तो शायद वो इस तरह के
का देखिए, वो ये main कहीं डर ना- है। संतोष जी, आप थोड़ा सा जो केजरीवाल का जो सबसे बड़ा अस्त्र रहा है वो उसका मीडिया मैनेजमेंट रहा है। एग्जैक्टली पिछले इलेक्शंस में हमने देखा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी को कोई मीडिया मैनेजमेंट में टक्कर दे सकती है कोई पार्टी, तो वो आम आदमी पार्टी रही है। मतलब इस सच को हमें स्वीकार करना पड़ेगा। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इसी कॉन्टेक्स्ट में पिछले इलेक्शंस के मीडिया मैनेजमेंट पे और इस इलेक्शन के मीडिया मैनेजमेंट में क्या आपको कोई ऐसा डिफरेंस दिख रहा है जिसे समझ में आता हो कि इनकी दाल गल नहीं रही है? देखिए, मीडिया मैनेजमेंट ही से ही सिर्फ इलेक्शन नहीं जीता जा सकता है। कुछ मुद्दे भी आते हैं जो जनता के लेवल के हों। अब कहीं ना कहीं आपको ये नज़र आ रहा है कि हाँ, उस पे बात करेंगे, मुद्दों की हम बात हाँ। करेंगे। मैं अभी सिर्फ ये जानना चाहता हूँ, क्योंकि आप बहुत पैनी नजर रखते हैं ट्विटर और इधर उधर जो उनके सोशल मीडिया के हैंडल हैं और उसके रिस्पॉन्सेस, क्योंकि मैंने कुछ रिस्पॉन्सेस देखे हैं तो मुझे लग रहा है कि ये हवा पहले नहीं आती थी। नहीं, मैं उसके ऊपर बात बताता हूँ। पहले बीजेपी की तरफ से भी ना, जो अगर मान ली अगर कोई बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव मोड में अपने आप को एडवर्टाइज कर रहा है और उसका अपोनेंट बहुत ही शांत बैठा हुआ है, तो यानी कि यू आर गिविंग स्लाइटली एन एज राइट। टू द अपोनेंट, जो पिछली बार नज़र आया था। बीजेपी इतना अटैकिंग मोड में नहीं थी। अगर आप रिसेंटली देखिएगा तो इस बार बीजेपी ने बहुत सारे रिसेंटली नए नए वीडियोज बनाए हैं अटैकिंग केजरीवाल द लास्ट गवर्नमेंट। कांग्रेस के तो और भी खतरनाक है। कांग्रेस की बात अलग से करेंगे। वो लग नहीं रहा है कि वो चुनाव लड़ रही है, दिखाना चाह रहे हैं कि मैं लड़ रहा हूँ, लेकिन ग्राउंड लेवल लड़ना नहीं चाह रहे हैं। मैंने एक वॉइस ओवर देखा जिसमें वो अलीगंज वाला जो आपको बता रहा हूँ ना, ये मैं कांग्रेस के हैंडल पे देख के आया हूँ। कांग्रेस अब दिखा रही है। अगर चुनाव ना मीन्स 15 दिन में नहीं लड़ा जाता है। चुनाव की तैयारी आपको कम से कम 5 से 6 महीने किया जाता है और फिर अपने आप को डिफाइन करके लड़ना पड़ता है। तो इस बार आप वो मूड स्विंग देख पा रहे हैं? मूड स्विंग है, ग्राउंड लेवल पर भी है। आपका मीडिया तभी काम करेगा जब थोड़ा सा ग्राउंड लेवल पे भी पॉजिटिव हो। अगर पूरी तरह से ग्राउंड लेवल पे आपके प्रति निगेटिव थॉट आ चुका हो, आपके ऊपर से जनता का भरोसा लूज होता नजर आ रहा हो, तो डेफिनेटली आप कितना मीडिया उसको एडवर्टाइज करेगी। तो अब हम लोग केशव जी आते हैं इस पर कि इन्होंने एक इमेज बिल्ड कर रखी थी, मतलब नेशनल इमेज कहिए या दिल्ली की इमेज कहिए, कहीं की भी इमेज कहिए, जो मीडिया पर एक बनाई हुई इमेज थी, जिसमें कि एक क्लीन आदमी वो बुशर्ट बाहर निकाल के और वो एक वैगनार में चलने वाला इंसान वाली एक इमेज थी। और फिर आप देखते हैं कि एक शीश महल, एक शराब घोटाला बिल्कुल ताजा ताजा वाला, जिसको मुद्दे को हवा भी दे रही है। ऑफ कोर्स कोई विपक्षी पार्टी देगी, चुनाव का सीजन है। ये दो ऐसे पहलू हैं। मैं 15 मिनट का शहजाद पूनावाला का वो वीडियो देखा जिसमें उस शीश महल को देखा, उसके आगे तो एक 5 स्टार होटल फेल है। बिल्कुल 7 स्टार होटल फेल है, आप सही कह रहे हैं। 7 स्टार फेल है। तो एक वो चीज, और जो दूसरी चीज है कि क्या कह के आए थे। क्या कह के आए थे। और आपको, चलिए मैं ये भी मान सकता हूँ कि आप थोड़ा भटक गए, आप पैसे देख लिए या आपको कुछ इस तरीके का एक आर्थिक फायदा देखा, पावर का नशा। लेकिन वो जो दूसरा शराब घोटाला है जिसमें दो चीजें हो रही हैं, आपको करप्शन करने का मौका मिल रहा है और दिल्ली शराब पीने वालों का अड्डा बन रही है। हुआ ना, हर स्कूल के चौराहों पे हर जगह शराब के ठेके दिखने लग गए थे जी। वो तो धन्य हो एलजी साहब तो का, जिन्होंने ये कि इनका जो इम्पैक्ट है दिल्ली इलेक्शन पे आप कैसे देखते हैं? दिल्ली इलेक्शन पे इसका बहुत असरदार इम्पैक्ट है इस बार, और वो आपको नतीजों में दिख जाएगा। जी। पहली बात तो ये। दूसरी बात, जैसा कि इन्होंने कहा कि आप मीडिया आपके बारे में अच्छा बोल सकती है, बट क्या वो बटन दबाएगी आपके लिए? नहीं। सीधी सी बात है, बटन आपको वही इंसान ही दबाएगा जो सोसाइटी में रह रहा है, जो आपका वोटर है, और वो आपको वोट तभी देगा जब आपने उसके लिए कुछ लाभकारी कार्य किए हो। अब जिस इंसान के घर में टैप वाटर की जगह कोको कोला डिलीवर हुआ है 5 साल, अब आप एक इंसान से इमेजिन कीजिए अगर आपके घर पीने का पानी की व्यवस्था सही ना हो, डिस्पाइट यू हैव अ गवर्नमेंट दैट टू अ वेरी पुअर फ्रेंडली गवर्नमेंट। कहते हैं ना कि हम गरीबों की सरकार हैं, और आप उस बिजली का क्या कीजिएगा? आप उस दिल्ली का पेय जल की क्या क्वालिटी होगी वो वाले वादे आपको याद है संतोष जी? ठीक है। आरओ
मैं वही कहना चाह आप रहा हूँ आरओ से नहाइएगा, आरओ वाटर से नहाइएगा। मैं वही कहना चाह रहा हूँ आपको कि अब आप उस इंसान के बारे में सोचिए जो हर दिन इस बात की फिक्र करते हुए गुजरा हो, जिसका 5 साल, कि मेरे यहाँ अच्छा पानी नहीं आ रहा है पीने का, मैं और मेरे बच्चे। वाईफाई आ रहा है क्या? ठीक है, क्या वाईफाई आ रहा है? क्या हर गली मोहल्लों में सीसीटीवी लग गए? तो ऐसे बहुत सारे वादे हैं जिस पे केजरीवाल खरे उतरना तो बहुत दूर की बात है, मैं बोलूँगा उन वादों से कोसों दूर दिखे हैं। ठीक है, तो उसका असर तो दिखेगा। क्या उनको इस बात का फायदा मिल रहा है कि मतलब एक क्लियर कट चेहरा जिसके अगेंस्ट ये खड़े हैं, वो बीजेपी की हमेशा की रणनीति रही है कि वो जनरली पहले चुनाव से पहले Exactly, घोषणा हाँ। नहीं करती है, तो इसका कोई आप एडवांटेज देखते हैं केजरीवाल को मिलता हुआ? देखिए, ये ना पीछे दिनों के इलेक्शंस में बहुत तय हो चुका है। अगर मैं बीजेपी के पर्सपेक्टिव से बात करूं, उन्होंने चेहरा नहीं किया। दिया हो तो भी चुनाव बहुत अच्छे से जीते हैं, नहीं दिया है तो भी बहुत अच्छे से चुनाव जीते हैं। जैसे कि हालिया दिनों में आप यूपी का चुनाव देखें, योगी जी के चेहरे पे लड़ा दूसरे टर्म में, और मध्य प्रदेश के चुनाव देखे जहाँ पे उन्होंने बिल्कुल शिवराज जी के बिना ही लड़ा। लड़ा। पहला यूपी का इलेक्शन आप बिना चेहरे के जीतते हैं, दूसरा आप चेहरे के साथ जीतते हैं, और दोनों के परफॉर्मेंस में आप देखिए कोई खासा अंतर नहीं है। इनफैक्ट बढ़ के सीटें आई जब चेहरा था मोदी। तो खैर उसमें योगी जी का अपना कार्यशैली भी है शामिल। तो खैर उसी लिहाज से देखा जाए तो अगर मैं बीजेपी की बात करूं अगेन फिर से, तो बीजेपी इसमें महारत है कि कई बार वो बिना चेहरे के भी लड़ सकती है 24/7 इलेक्शन मशीन और भी है, हाँ। चेहरे के साथ भी लड़ती है तो भी जीतती है, और हारना हो तो दोनों ही केसेस में हारती भी है। ऐसा भी नहीं है कि उन्होंने चेहरा साफ दिया हो और ना जीते हो ना हारे हो। ऐसा भी है। तो ऐसा मतलब भी नहीं है। कुल मिला के छद्म टूट चुका है। देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं, और वो मुझे लगता है कि इस बार का इलेक्शन, मैं ये अतिशयोक्ति नहीं होगी कि केजरीवाल इस बार शायद जा रहे हैं सत्ता से। मैं नंबर्स तो नहीं बोलूंगा। संतोष जी, चूंकि आपकी नंबर्स पे पकड़ काफी अच्छी है, क्या आप दर्शकों से कुछ नंबर्स साझा करना चाहेंगे जिसके बेसिस पे ये थोड़ा और इस्टेब्लिश हो जाए कि किस तरीके के वादे देखिए, थे और किस तरीके की परफॉर्मेंस है? जैसा उन्होंने कुछ बातें बोली कि हमने मोहल्ला क्लिनिक हेल्थ की ओर से, वैसे उनकी 3 प्रॉमिसिंग बातें हैं। एक है एजुकेशन, एक है मोहल्ला क्लिनिक, और बाकी फ्री बिजली और फ्री पानी तो है ही तीसरा। ठीक है, फ्री बिजली और फ्री पानी तो अपने आप में सभी लोग जानते हैं कि फ्री तो मिल नहीं रहा है, वो है नहीं, सिर्फ दिखावे का फ्री है। आपको लगभग वही बिल पैसा देना पड़ रहा है जो शीला दीक्षित के वक्त का बिल था, या उससे ज़्यादा ही देना पड़ रहा है, तो वो फ्री है नहीं। यूनिट रेट बढ़ गए, यूनिट रेट बढ़े हुए हैं। ठीक है, वो और रही बात आपका जल का, तो जल के तो खैर पिटारा खुल चुका है। जहाँ पर जल बोर्ड में जब 2013 में सीएसडीसी से हैंडओवर हुआ था गवर्नमेंट टू केजरीवाल, तो जल वाज हैविंग अ सरप्लस मनी ऑफ ऑलमोस्ट 700 करोड़। सरप्लस बजट उनका सरप्लस था, जो आज की डेट में नेगेटिव है ऑलमोस्ट 7000 करोड़। और क्वालिटी ऑफ वाटर डिग्रेडेड है, बहुत बुरा हाल है। डेफिसिट की भी बात अभी मैं उस पर आ रहा हूँ। जब शीला दीक्षित थी सरकार थी तो उसमें एक बहुत बड़ा वाटर प्रोजेक्ट सक्सेसफुली लॉन्च किया गया, सोनिया विहार। अगर आप नाम सुनोगे सोनिया विहार, तो ये हरियाणा के ही लेक से लिया गया था पानी, और बहुत ही मीठा पानी है जो पूरा ईस्टर्न दिल्ली को वो सर्विस करता है। ईस्टर्न दिल्ली, पूरा ईस्टर्न दिल्ली। मैं उस वक्त स्टूडेंट था और ईस्टर्न दिल्ली में रहता था, तो उसके पानी में गजब का क्वालिटी नज़र आता था, टेस्ट नज़र आता था, अच्छा आता लगता था पीने में। वो अचीवमेंट शीला दीक्षित का है। उसके बाद केजरीवाल ने क्या किया, कुछ ऐसा कुछ सोनिया विहार टाइप का कुछ सर्कुलेशन लाया पानी का, जो पानी की कमी है उन्होंने वादा करके लाया कि टैंकर हटा देंगे। आज भी टैंकर है। पहला आपका ये क्लियर, इनका वादा यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। अब रही एजुकेशन की बात। एजुकेशन में तो इनका गजब का गिमिक चला है बहुत। मैं इसलिए बोलता हूँ बहुत ही धूर्त व्यक्ति हैं वो, बहुत ही स्मार्टली प्ले करते हैं डेटा के साथ। जब उन्होंने दिखाया कि अब एक और डेटा रिसेंटली पता चला है कि जब तक शीला दीक्षित थी, तो शीला दीक्षित भी 10 साल के सरकारों में उनका जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स था ऑलमोस्ट 7 लाख से 16 लाख हो चुका था सरकारी स्कूलों में, जो कि अब जाके 16 से 18 लाख हुआ पिछले 10 सालों में। तो कैसा आप, या अगर इफ़ यू नो कि अगर कंपेयर कीजिएगा 2005 का दिल्ली और आज की डेट का 2020 का दिल्ली, तो इसका आपका लेंथ एंड ब्रेड्थ बढ़ चुका है, पॉपुलेशन बढ़ चुका है। पहले वो 2-2.5 करोड़ था, वो 3-3.5 करोड़ बढ़ चुका है, लेकिन आपके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नहीं बढ़े हैं उस प्रोपोर्शन में। तो कैसा एजुकेशन सिस्टम आपका? शीला जी से ज़्यादा बेटर था कि 8 से 10-16 लाख का स्टूडेंट बढ़ा लिया आप लोगों ने, इन्होंने सिर्फ 16 से 18 लाख किया। एक क्रेडिट वो लेते हैं कि मेरे बच्चे
ट्वेल्थ में बहुत ही अच्छे ज़्यादा नंबरों से पास हुए हैं, मीन्स पासिंग परसेंटेज बढ़ गया है। अब उस पर क्या छलावा किया गया, डेफिनेटली बढ़ा, परसेंटेज बढ़ा है, लेकिन किसी ने आज तक उनसे नंबर पूछे हैं कि पहले कितने बच्चे बैठते थे, आज कितने बच्चे बैठे हैं? तो कुल मिलाकर के जो भी नंबर्स के साथ की छेड़खानी है, क्योंकि वो खुद एक आईआरएस डिपार्टमेंट में काम कर चुके हैं, तो उनको बहुत अच्छी तरीके से देखिए, आता है। इंजीनियर रहे हैं तो डेफिनेटली इंजीनियर बिना डेटा के तो खेल नहीं सकता। जी। तो इस पूरे पर्सपेक्टिव में इसको इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अगर हम बात करें कि दिल्ली की जनता के सामने आज की डेट में चुनाव करने के लिए क्या है, एक केजरीवाल के वादों की एक लिस्ट है, एक बीजेपी की गवर्नमेंट है जो पिछले कई सालों से नदारद रही है, 25 साल हो गए उसको, और सामने में जो कांग्रेस है वो पता नहीं कैसे लड़ रही है, उसका तो समझ ही नहीं आ रहा है कि लड़ने का वो स्टाइल लड़ ही क्या नहीं है। रही है। तो इसमें अब ये कहीं ऐसे स्थिति तो नहीं, तो मोदी नहीं तो कौन जैसी जो स्थिति थी, क्या केजरीवाल वो स्थिति बना पाने में सक्षम है? नहीं, दूर दूर तक नहीं। नहीं, मैं इस बात को मानने को बिल्कुल तैयार नहीं। मैं सहमत हूँ। मोदी जैसी स्थिति तो बिल्कुल भी नहीं है उनकी। मैं फ्रैंकली बताऊँ, मैंने इससे पहले भी कहा कि ये अतिशयोक्ति नहीं होगी कि इस बार केजरीवाल शायद जा भी रहे हो। मैं इस बात को कह पा रहा हूँ। वो शायद क्यों है आपके शब्द? मैं इसलिए क्योंकि मैं उसको बहुत अच्छे से तो नहीं कह सकता हूँ। कई बार होती है कि अब लेकिन जैसे कि आपको 80% लग रहा है। हाँ, 80% आई एम वेरी मच श्योर दैट ओके केजरीवाल इज नॉट फॉर्मिंग द गवर्नमेंट नेक्स्ट टाइम। दिस टाइम ठीक है, एटलीस्ट इस बार तो नहीं बना सकते। बना सकते। दूसरी चीज़ इसमें, हाँ देखिए, अगेन इलेक्शन अनिश्चितताओं का खेल है और हम लोगों ने हरियाणा और महाराष्ट्र से सीखा है अभी रिसेंटली, तो prediction देने का कोई मतलब तो हम नंबर तो नहीं दे पाएंगे। बट हाँ, ये जरूर हो सकता है कि केजरीवाल इस बार डरे डरे और सहमे सहमे से ये तो दिख है, रहा है, ये हद से दिख रहा है। करेक्ट। मैं सहमत हूँ, इसमें तो ऐड करना चाहता हूँ। इस बार केजरीवाल सबसे कमज़ोर दिख रहे हैं पिछले 10-12 सालों में, और उसका रीज़न बहुत कुछ है। पहला है उनका जो खुद का अपना व्यक्तित्व था, वो धूमिल हो चुका है। धूमिल हो चुका है, वो मतलब पिटारा खुल चुका है। आप कैसे बिलीव कर सकते हैं कि वो डबल एक्सेल साइज का शर्ट पहने हुए, खुली पैंट पहने हुए और एक हवाई चप्पल पहने हुए वाला नेता, रेनॉल्ड का पेन लेके 10 रुपये का पेन लगा कर बंदा, और 5 लाख के पॉट पे पॉटी करने जाता है। जो खुद कांच के घरों में रहते हैं जानी, वो दूसरों के घरों में ये बात ना हजम नहीं हो रही है। दिखावे में आप सामने ये दिखा रहे हो, और जब आपका अंदर का इमेज दिखा जाता है, तो आज मैंने डाइनिंग टेबल देखा, 16 लोगों का डाइनिंग टेबल था। क्यों, लंच डिनर करते हुए भी तो फोटो आई थी। हर चीज, वो बाथरूम देखा मैंने, ऐशो आराम की वो एक वो मैंने अद्भुत जगह देखी। वो मैंने बेडरूम देखा, तो ऐसा लगा जैसे कि 3 बेडरूम को तोड़कर एक रूम बनाया गया है। तो चलिए, मतलब ठीक है, मैं वो उनका इमेज, और उनका वक्त भी टूटा है। था कि एक दिल्ली की मिनिस्टर जिनके घर में 12 एसी लगे हैं, हाँ, उनको नींद कैसे आती है, जहाँ उनके झुग्गी में लोगों को रहने और खाने की और सोने की सही व्यवस्था नहीं है, और वैसे लोगों को नींद कैसे आ जाती है। ये उनका वक्तव्य था चुनावी माहौल में मैं शीला इस दीक्षित बात के से लिए। 100% श्योर हूँ, केजरीवाल जी को शीश महल में नींद तो नहीं आ रही होगी। अब जो भी कहिए, लेकिन जो उन्होंने खैर किया शीश है, महल में सो ही नहीं रहे, वो है ही खैर नहीं शीश वहाँ। महल में तो खैर जेल से आने के बाद ही नहीं छोड़ा। अच्छा, वो तो निकल चुके हैं। इन्होंने जो पॉइंट बोला, उससे एक पॉइंट याद आया मुझे। जैसे उन्होंने 12 एसी का नाम लिया, तो एक इंटरव्यू में संदीप दीक्षित का इंटरव्यू देख रहा था, तो उन्होंने ये पॉइंट एक्सप्लेन में डाला कि उस वक्त जब शीला दीक्षित को वो मतलब कैरेक्टर एसेसिनेट कर रहे थे केजरीवाल, तो लगभग आरटीआई डाले जा रहे थे गवर्नमेंट पे भी, एंड प्लस शीला दीक्षित के पर्सनल खर्चों पे भी। उन्होंने एक आरटीआई डाला था कि उनके घर का कितने एसी है, कितना बिल आता है मंथली। और इवन कुत्तों पे तो भी। आरटीआई के चैंपियन हुआ करते हाँ, थे केजरीवाल। मैं उसी पॉइंट पे आना चाहता हूँ। उन्होंने इस बात का मुद्दा बनाया था कि उन्होंने 12 एसी लगाए थे, जी, ठीक है। तब संजीव दीक्षित ने उसका जस्टिफिकेशन दिया कि 12 एसी क्यों नहीं लगेंगे, कि आपको ही पता है कि जो सीएम वगैरह के जो आवास होते हैं, उनका जो साइज होता है, स्टैंडर्ड साइज ऑलमोस्ट 300 स्क्वायर फीट का एक कमरा होता है। तो 300 स्क्वायर फीट के लिए लगभग 2 एसी लगेंगे। 6 कमरों का बंगला था, तो आपको 12 एसी लग गए। हमने बाथरूम एसी नहीं लगाया था, उन्होंने साफ बोला कि हमने बाथरूम एसी नहीं लगाया था, हमारे 12 कमरों में ही एसी, हर एक कमरे में 2-2 एसी लगा था। सेंट्रलाइज्ड एसी की व्यवस्था कर रखी होगी। चलिए, ये बात है। चिल्लर के साथ उन्होंने एक और जो बहुत ही मतलब दिल को छूने वाली बात बताया, उन्होंने ये आरटीआई लगाया केजरीवाल ने, उनके पास 2 कुत्ते थे,
उस कुत्ते को खाने का आरटीआई लगाया कि खाने का खर्चा कहाँ से जा रहा है। जो बंदा इस टाइप के आरटीआई लगा रहा हो, दूसरों का कैरेक्टर एसेसिनेट कर रहा हो, वो आज शीश महल बना के बैठा हुआ है। और वो शीश महल कब बनाया? जब आप पूरा दिन भर माइक लेके चिल्लाते रहते थे कि मुझे मोदी काम करने नहीं देते, मोदी काम करने देते। शीश महल बनवाने के लिए दे रहे थे वो। शीश महल बनाने दे दिया। बहुत कुछ है, बहुत कुछ है उनके। अगर चीर हरण करना पड़े ना तो हमारे लिए घंटे क्या 2-3 दिन कम पड़ कुल जाए। मिला के कंक्लूजन में अगर हम लोग बात करें दिल्ली इस इलेक्शन। चर्चा के दिल्ली इलेक्शन के पर्सपेक्टिव में, तो ये कहा जा सकता है कि लोगों का वो जो केजरीवाल का तिलिस्म था एक बनाया हुआ, जो मीडिया के द्वारा उन्होंने गढ़ा था और कहीं ना कहीं अपनी पर्सनालिटी को निखार के लोगों के सामने ला रहे थे, वो तिलिस्म कहीं ना कहीं वो टूट सिर्फ और चुका है। झूठ था और कुछ नहीं था। और इस झूठ का ये कितना झूठ है और जनता क्या आज भी केजरीवाल के की हिस्ट्री देखने के बाद और इतने वादों की फहरिस्त जिसको कि उन्होंने खुद ही अपने हाथों से मटिया मेट किया हुआ है, क्या अब भी ये जनता वोट करने वाली है आम आदमी पार्टी को?